गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अश्विन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के डोज नंबर 8 को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि यूट्यूब पर हमारी इंग्लिश प्रैक्टिस की एक सीरीज है, जिसके हर एक सेशन में हम 10 मिसलिनियस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं, कुछ ग्रामर के और कुछ वोकैब के। ये सभी क्वेश्चंस ज़्यादातर वो होते हैं जो हाल फिलहाल में पूछे गए होते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से बहुत रेलेवेंट हो सकते हैं अगर आप इस सेशन को रेगुलरली अटेंड करते रहेंगे, मतलब हर एक सेशन अटेंड करेंगे अगर आप इस सीरीज का, तो निश्चित रूप से आपका इंग्लिश ग्रामर वोकैब जरूर स्ट्रांग हो जाएगा, जरूर इम्प्रूव हो जाएगा और एग्जाम्स में आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जिन भी 10 क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया गया है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस स्पॉटिंग एरर से है, पढ़िए। यू नीड नॉट टू फियर एज लॉन्ग एज गॉड इज विद यू। कोई कह रहा है कि जब तक भगवान आपके साथ है तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस सेंटेंस की एरर ये है कि एक रूल है कि जब नीड नॉट का यूज किया गया हो तो इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बेयर इन्फिनेटिव। और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है सीधे तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब सीधे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, उसके आगे टू ना लगाएं। तो ये टू गलत है। बहुत पॉपुलर रूल है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मैं एक दो और एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे कि हमेशा मिलेगा आपको नीड नॉट टू बाई। होना क्या चाहिए सर? नीड नॉट बाई। क्या होना चाहिए? नीड नॉट बाई। नीड नॉट टू गो, गलत। नीड नॉट गो। नीड नॉट टू अपोलोजाइज, गलत। नीड नॉट अपोलोजाइज। याद कर लीजिए कि नीड नॉट के बाद सीधे V1 आता है, उसके पहले टू नहीं लगाया जाता। इट्स अ रूल, क्योंकि नीड नॉट के बाद बेयर इन्फिनेटिव को आना होता है। नीड नॉट फील सॉरी फॉर एनीथिंग, ये करेक्ट है, ना कि नीड नॉट टू फील सॉरी फॉर एनीथिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस से ये क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। द पुलिस आर यूज टू सीइंग द सीमी साइड ऑफ लाइफ। पुलिस का काम ही यही है कि ऊट पटांग की घटनाओं को अपनी आंखों से देखना। पुलिस आर यूज टू, पुलिस के सामने जो केसेस आते हैं, क्या वो हमेशा बहुत ही साफ सुथरे होते हैं, सिंपल से होते हैं? नहीं नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जो आप उम्मीद नहीं कर सकते। यही ये सेंटेंस कहना चाह रहा है। एक्चुअली सीमी साइड ऑफ लाइफ का मतलब है आपकी लाइफ का, प्रेजेंट का, पास्ट का कोई ऐसा सीक्रेट, कोई ऐसा सच जो बहुत ही एम्बैरेसिंग हो सकता है। द फ्लॉ इन योर कैरेक्टर, आपके चरित्र का कोई बेसिक कमी जिसको आप कह सकते हैं। द सीमी साइड ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है। एक्चुअली सीम जो है ना, कपड़ों की सिलाई को कहते हैं। हाँ, सीम सर सिलाई को कहते हैं। जब हम कपड़े पहनते हैं तो हम बहुत ही चतुराई से सिलाई को छिपा देते हैं और कपड़ों को दूसरी तरफ से पहनते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हम कपड़ों को सीधा पहन रहे हैं। राइट? जबकि सीधा उल्टा कुछ नहीं होता है। एक तरफ जो है कपड़े में सिलाई दिखती है, एक तरफ सिलाई नहीं दिखती। वाइल वेयरिंग द क्लोथ्स, क्या हम सिलाई वाला हिस्सा ऊपर रखते हैं? नहीं, हम वो हिस्से को दबा देते हैं। बस वैसे ही लाइफ का वो हिस्सा जो अगर सामने आएगा तो आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है, उसे सीमी साइड ऑफ लाइफ कहते हैं। राइट? जैसे एक पोर्न स्टार है इंडिया की, सनी लियोनी। अभी तो वो पोर्न इंडस्ट्री में काम नहीं करती, अभी तो उन्होंने नॉर्मल फिल्म्स करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन उनको हमेशा उन्हीं उसी इंडस्ट्री से ही रिलेट करके देखा गया है। सो दैट इज व्हाट द सीमी साइड ऑफ हर लाइफ, यू मे से। राइट? आपके जीवन का एक ऐसा हिस्सा जो जो शर्मनाक हो सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। लेकिन वाल्मीकि पहले महर्षि नहीं थे, पहले तो वो एक राहगीर थे, लुटेरे थे। तो बाद में वो इतने बड़े लेखक बन गए, वो एक अलग बात है। लेकिन इसके साथ भी उनके जीवन में वो भी सच्चाई रही ना। सो दैट वाज द सीमी साइड ऑफ हिज लाइफ। राइट? आपके जीवन का इमोरल एस्पेक्ट, समथिंग दैट इज क्वाइट एम्बैरेसिंग अबाउट यू और द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। We always space overcome, beat, defeat and conquer your team at cricket। साफ साफ पता चल रहा है कि कोई कह रहा है कि हम हमेशा क्रिकेट में तुम्हारी टीम को हरा देते हैं। यही तो मीनिंग है, हरा देते हैं। अब हराने के लिए सारे ही वर्ड्स हैं, सारे ही वर्ड्स हैं। कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, ओवरकम का मतलब है निजात पाना।
देखिए, सबसे पहले तो ओवरकम किया जाता है चैलेंजेस को, ओवरकम किया जाता है किसी प्रॉब्लम को, ओवरकम किसी पर्सन को नहीं किया जाता, ओवरकम किसी टीम को नहीं किया जाता, ओवरकम उन समस्याओं को किया जाता है जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। तो ओवरकम योर प्रॉब्लम्स हो सकता है, राइट, ओवरकम दीज चैलेंजेस हो सकता है। तो ये तो वर्ड हुआ नहीं। बीट और डिफीट में ध्यान से सुनिएगा सर। डिफीट बैटल ग्राउंड में यूज होता है, बैटल फील्ड के लिए यूज होता है। जब युद्ध के मैदान में कोई किसी को हराता है तो वहां पर डिफीट बोला जाता है, राइट। लेकिन जब कोई किसी कॉन्टेस्ट में किसी को हराता है, किसी प्रतियोगिता में किसी को हराता है, किसी लीग में वो किसी को हराता है, किसी टूर्नामेंट में कोई किसी को हराता है, तो वहां हम बीट लगाते हैं। हम सभी जानते हैं कि अभी इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है दूसरी बार इन अ रो, लगातार दूसरी बार जीता है। तो आपने वहां क्या पढ़ा देखा था? यही तो पढ़ा देखा था कि इंडिया बीट न्यूजीलैंड, कि इंडिया बीट डिफीटेड न्यूजीलैंड। ध्यान से देखिएगा, इंडिया बीट न्यूजीलैंड। अब कभी भी कोई मैच चल रहा हो तो एक टीम जब दूसरी टीम को हराएगी तो वहां हमेशा बीट वर्ड आएगा और कुछ नहीं आएगा। और बीट वर्ड की फॉर्म्स भी मैं आपको बता दूं कि बीट की शुरू की दोनों फॉर्म सेम है, बीट बीट, और थर्ड फॉर्म बीटन है, राइट। हाँ, तो आप हमेशा किसी मैच में किसी टीम को जब हराते हैं तो उसे बीट करते हैं। कॉन्कर भी किसी साम्राज्य को किया जाता है, जीत लेना, अपने हिस्से में ले लेना ना, कॉन्कर कर लेना, वर्ल्ड को कॉन्कर करना, इस तरीके से बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से ये क्वेश्चन है। आई वॉज ग्रेटली शॉक्ड बाय द मोस्ट रूथलेस मर्डर। मतलब कहीं पर किसी प्रकार की कोई हत्या होती है, वो हत्या अपने आप में बहुत ही विभत्स या भयावह होती है, अब बहुत ही ज्यादा डरावनी जिसको कह सकते हैं, घिन भी है, डर भी है, राइट, बहुत कुछ उसमें एक ही टाइम पर है। तो ऐसे क्राइम्स को, ऐसे मर्डर्स को रूथलेस बोलते हैं। शॉकिंग, लोथसम या ग्रूसम क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा, रूथलेस पर्सन होता है, रूथलेस पनिशमेंट हो सकती है, हाँ, रूथलेस बीटिंग हो सकती है। रूथलेस को एक शब्द में निर्दयी बोलते हैं। अब निर्दयी कोई व्यक्ति हो सकता है, बहुत ही निर्दयता से अगर कोई किसी को पीट रहा है तो वहां हम रूथलेस बीटिंग बोल सकते हैं। लेकिन हत्या अगर बहुत ही निर्मम है, बहुत ही जघन्य है, जघन्य, विभत्स है, थोड़ा सा हिंदी वीक है मेरी, तो उसे ग्रूसम कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, ग्रूसम। जैसे अभी ना ये जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा है, इसके शुरू में एक खबर आती है कि इजराइल ने ईरान के एक स्कूल पे हमला कर दिया, तो तुरंत पेपर में क्या छपता है? ग्रूसम किलिंग्स ऑफ ओवर 100 स्टूडेंट्स, राइट। इंसान को जब मारा जाता है बहुत ही निर्दयता से तो वो ग्रूसम मर्डर्स में आता है, ग्रूसम किलिंग्स में आता है। शॉकिंग न्यूज हो सकती है, कोई खबर जो आपको एकदम से चकित कर दे। और लोथसम का मतलब घृणा से होता है, खास तौर पे जिसमें घिन ज्यादा हो, दैट विच इज हॉरिबल और डिसडेनफुल जिसको कह सकते हैं। कई बार तो लोथसम वॉइस भी हो सकती है। और लोथसम प्लेसेस हो सकते हैं, वो जगह जो बहुत गंदी हो, अनटाइडी, अनहाइजीनिक हो, वहां आप बोल सकते हैं। तो जो क्राइम है, क्राइम अगर बहुत ही निर्दयतापूर्ण तरीके से हुआ है तो वो ग्रूसम किलिंग्स, ग्रूसम क्राइम, ग्रूसम मर्डर्स में आता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे आ जाते हैं। आपके सामने वर्ड है एस्केलेट। आपको इस वर्ड का एंटोनिम बताना है, एस्केलेट। आप लिफ्ट को क्या कहते हैं? एलिवेटर। नहीं जानते हो तो जानिए, लिफ्ट को एलिवेटर बोलते हैं। और जो स्वचालित सीढ़ियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम एस्केलेटर्स बोलते हैं। यही वाली स्पेलिंग आती है, एस्केलेटर्स बोलते हैं। एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ा देना। क्या करना होता है? चीजों को बढ़ा देना, फास्टन कर देना, इंक्रीज कर देना, राइट। हाँ, इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना जिसको कहा जाता है। यस, एस्केलेट मीन्स चीजों को बढ़ा देना, स्पीड अप कर देना। अब इसे याद करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सीढ़ियों से रिलेट कर लीजिए
ये जो लिफ्ट है और जो स्वचालित सीढ़ियां हैं, इनको इस मकसद से नहीं बनाया गया कि अगर आप 10वें माले पर हैं तो नीचे कैसे आएंगे, नहीं, बल्कि अगर आप नीचे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो इतना ऊपर कैसे चढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें ऊपर जाने के लिए है, नीचे आने के लिए नहीं है। इसी एस्केलेट को आप एक्सेलरेट से भी रिलेट कर लीजिए। गाड़ियों में एक्सेलरेटर होता है जिससे स्पीड बढ़ जाती है उसकी, तो इसका मतलब है रफ्तार बढ़ा देना। फाइन, सीज इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। सीज का मतलब रोकना होता है। सीज का क्या मतलब होता है? रोक देना चीजों को, स्टॉप कर देना, ब्रिंग टू एन एंड, ब्रिंग टू एन एंड, रोक देना। ध्यान से देखिएगा, सीज वर्ड से एक तो सीजलेस बनता है, सीज वर्ड से एक सीज फायर बनता है, और सीज वर्ड से ही एक डिसीज भी बनता है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसको देखिए। सीज फायर तो सुना होगा, युद्ध विराम को कहते हैं, युद्ध विराम है, रोका जा रहा है। डिसीज मर जाने के लिए आता है, डिसीज में अगर डी लगा दो, डिसीज वो बंदा जो मर चुका है। मर जाने का मतलब है जिसकी सांसें रुक चुकी हैं। हाँ, सीजलेस का मतलब है जिसे रोका नहीं गया है। सीजलेस मतलब कंटिन्यूड, निरंतर जिसको कहते हैं, क्योंकि लेस मीनिंग को ऑपोजिट कर देगा, है ना। जैसे मर्सीलेस अगर आप बोलोगे तो मर्सी मतलब तो दया है, लेकिन मर्सीलेस का मतलब है जहां दया नहीं है। ऐसे सीज मतलब तो रुकने से है, पर सीजलेस मतलब जिसको रोकना नहीं है, जिसने रुकना नहीं है कहीं से। तो सीज मतलब रुकना होता है, इस बात को याद कर लीजिए। डिबेस का मतलब है किसी का आधार हिला देना, बेस मतलब आधार, डी मतलब उसी का उल्टा। किसी को झकझोर देना, हिला देना अंदर से, किसी को, किसी की इमेज को चोट पहुंचाना, डिसरिप्यूट करना हो सकता है, किसी को बदनाम करना हो सकता है, किसी को नीचा दिखाना हो सकता है, बिलिटिल हो सकता है, डिमीन हो सकता है। फाइन, देखिए हम जितना एलैबोरेट करके चलेंगे हर एक क्वेश्चन को, उतना ज्यादा आप सीख सकेंगे। डिलीवर दो चीजों में इस्तेमाल होता है, एक तो किसी प्रोडक्ट को डिलीवर करना, दूसरा कई बार स्पीच को डिलीवर करना, कई बार फैसला सुनाना भी डिलीवर करना कहा जाता है। डिराइव का मतलब है कुछ हासिल करना, कुछ फेच करना, कुछ ऑब्टेन करना। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो वहां पर डेरिवेशन वर्ड आता है, इसी से बनता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। स्पॉटिंग एरर से है। I felt privileged to recite a poem in an honor of my teacher at a recent school function. मेरे स्कूल में एक फंक्शन हुआ था, उस फंक्शन में मैंने अपने टीचर के सम्मान में एक पोयम सुनाई थी। कविता को सुनाने के लिए, उसको चैंट करने के लिए रिसाइट वर्ड को यूज किया जाता है। आप सबने स्कूल में रेसिटेशन जरूर पढ़ा होगा। रेसिटेशन का मतलब ही होता है कहानी सुनाओ, कविता सुनाओ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ जब मैंने स्कूल में हुए एक फंक्शन में अपने टीचर के सम्मान में एक पोयम सुनाई। ध्यान से देखिएगा, वैसे तो ऑनर जो है, ऑनर में भले ही एच एक कॉन्सोनेंट है, पर इसका साउंड वॉवेल का है, इसीलिए पढ़ाया जाता है कि एन आप लगा सकते हैं। सिमिलरली जैसे आवर के आगे एन लगा सकते हैं, पर यह तो नहीं पढ़ाया जाता कि जहां पर भी वॉवेल साउंड हो वहां पर हमेशा एन ही लगेगा। अगर चीजें निश्चित हो नेचर से, तब क्यों एन लगेगा, तब तो दा लग सकता है। इस सेंटेंस में यही होना है। एक सम्मान की बात ही नहीं हो रही, आप तो कह रहे हैं अपने टीचर के सम्मान में, यानी कि आप किसी निश्चित व्यक्ति के सम्मान की बात कर रहे हैं। चीजें बहुत ही स्पेसिफिक हैं यहाँ पर, और जब स्पेसिफिक हैं तो आर्टिकल ए एन बनता ही नहीं है, आर्टिकल दा ही लग सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। एक्टिव पैसिव से है। ये एक्टिव पैसिव के बेस्ट एग्जांपल्स में आता है। ये जो सेंटेंस है, इसको आप एक्टिव पैसिव का नॉर्मल सेंटेंस समझने की भूल ही मत करिए सर। ये एक्टिव पैसिव के स्पेशल केसेस में आता है। ध्यान से देखिए, इसको स्पेशल बनाता कौन है? ये फील वर्ब। एक वर्ब है फील, एक वर्ब है टेस्ट, सर एक वर्ब है स्मेल। इन तीनों ही क्रियाओं का पैसिव एक अलग ही तरीके से बनता है, बिल्कुल अलग ही तरीके से बनता है। जैसे मैं इसको लिखने के बजाय एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं, क्विनाइन टेस्ट बिटर। ये मैंने लिखा, टेस्ट आया ना। अब मैं आप बताता हूं कि इसका पैसिव कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्विनाइन, उसके बाद टेस्ट, चूंकि प्रेजेंट से है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, तो अब यहां लगाएंगे इज एमआर में से कुछ। क्विनाइन सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। अब उसकी जो प्रॉपर्टी है बिटर वो लिखेंगे। फिर अपनी तरफ से एक कंजंक्शन लगाएंगे व्हेन,
फिर इस क्विनाइन का प्रोनाउन लगाएंगे जो कि नॉन लिविंग होने की वजह से इट है। फिर इस टेस्ट का जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इसका पैसिव बनाएंगे और इसके पैसिव का रूल है इज एम आर प्लस V3। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब जब पैसिव में जाती है तो इज एम आर प्लस V3 लगाया जाता है। तो अब ये बनेगा इज टेस्टेड। क्या बनेगा? इज टेस्टेड। ऐसे बना। फिर से सुनिए, सबसे पहले आपको क्विनाइन लगाना है, लिखना है। फिर जो टेस्ट वर्ब है इसके टेंस को देखते हुए अगर ये टेस्टेड होता तो पास्ट हो जाता, तब हम इज एम आर के प्लेस पे वॉज वर्ब लगाते, उसका वॉज लगाते। लेकिन टेस्ट है चूंकि प्रेजेंट है तो इज एम आर से इज लगाया। फिर कैसा टेस्ट है, बेटर वो लिखेंगे, फिर वेन लिखेंगे, फिर इस क्विनाइन का प्रोनाउन लिखेंगे नॉन लिविंग और सिंगुलर होने की वजह से इट, फिर इसका पैसिव बना देंगे इज टेस्टेड। ऐसे यहां पर करना है। सबसे पहले दिस सरफेस लिखिए, दिस सरफेस। फिर चूंकि फील्स भी प्रेजेंट है इसलिए इज एम आर रखिए, इज ये वाला काट दीजिए, ठीक, इज। फिर कैसा दिखता है, कैसा है, स्मूथ वो लिखिए, स्मूथ। ये देखिए ये गलत हो गया, पहले फेल्ट आ गया, इसको भी काट दीजिए। अब बी और डी के बीच में फाइट बची है, इज स्मूथ। फिर वेन लगाइए, याद देखिए वेन भी नहीं आया। सब कुछ देखते हुए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। नंबर 8 पर आ जाते हैं। लिखा है a company can space the skills of its employees space serious training programs। सीधी सी बात है, सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि एक कंपनी को अगर अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स को बढ़ाना है तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराने होते हैं। यानी एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज के स्किल्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के सहारे बढ़ा सकती है। अब स्किल्स को बढ़ाने के लिए एम्फेसाइज करेंगे, एक्सप्लॉइट तो नहीं करेंगे। एक्सप्लॉइट तो शोषण करना होता है, एक्सप्लॉइटेशन इसी से बनता है, वो तो नहीं होगा। अप्रेज मूल्यांकन को कहते हैं। यहाँ पर मूल्यांकन में कुछ बढ़ाया नहीं जाता, बस खाली चीजों का एक असेसमेंट किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। मूल्यांकन में नहीं परफॉर्मेंस किसी की बढ़ जाएगी। मूल्यांकन के बाद जब कहा जाएगा कि तुम्हारी परफॉर्मेंसेस में ये कमियां हैं, तुम मेहनत करो और बढ़ाओ, तो बी और डी को तो दिमाग से हटा दीजिए। इनहांस हो सकता है, बिल्कुल। इनहांस का मतलब ही होता है चीजों में ग्रोथ दिलाना, राइट, ग्रो अप के लिए होता है। बिल्कुल, इनहांस तो एम्फसाइज से भी बेहतर है। एम्फसाइज तो कई बार जैसे कोई बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है तो उस पर जोर दे दिया गया, राइट। लेकिन इनहांस का मतलब ही होता है स्किल्स को बढ़ाना। बाकी और पढ़ लेते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से, फॉर तो होगा नहीं, या तो बाई लगा होता या तो थ्रू लगा है। माध्यम के लिए या तो बाई लगेगा या तो थ्रू लगेगा। सो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अ कंपनी कैन इनहांस द स्किल्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज थ्रू सीरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अच्छे प्रोग्राम्स के माध्यम से एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स को बढ़ा सकती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि वीडियो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर दीजिएगा, थैंक यू सर का, या कोई भी अपनी तरफ से। रूम विद टॉयलेट फैसिलिटी, ऐसे कमरे को क्या कहते हैं? एक कमरा जिसमें टॉयलेट भी अटैच्ड हो, उसको सूट बोलते हैं? नहीं, सूट बेसिकली एक ही जैसे कई रूम्स को कहते हैं। जैसे कि आजकल जब घर बन रहे हैं तो एक बिल्डर घर बना रहे हैं तो पूरी की पूरी कॉलोनी एक ही जैसी बन गई, उसे सूट कहते हैं। खासतौर पे होटल्स में कमरे सब एक जैसे ही दिखते हैं ना, तो सूट ऑफ रूम्स होता है, सूट ऑफ रूम्स होता है। डीलक्स एक ऐसे कमरे को कहते हैं जहां पर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हो। केबिन तो एक अलग चीज हो गई, इसमें बैठ के काम किया जाता है। लेबोरेटरी बोलते हैं एक ऐसा रूम जिसमें टॉयलेट भी हो, उसे हम लेबोरेटरी बोलते हैं। याद कर लीजिएगा, एक ऐसा रूम जिसमें टॉयलेट भी अटैच्ड हो उसको हम लेबोरेटरी बोलते हैं। एरोडाइट, एरोडाइट वर्ड है आज की क्लास का लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है आपको। एरोडाइट का मतलब होता है पढ़ा लिखा, राइट, जिसको आप लिटरेट बोल सकते हैं, जिसे आप एडुकेटेड बोल सकते हैं। हाँ, हाँ, डिसर्निंग बोल सकते हैं जो दूसरों से काबिल है, और प्रोफिशिएंट बोल सकते हैं जो मंझा हुआ है, राइट, पढ़े लिखे को कहते हैं। साफ साफ आपको दिख रहा है, स्कॉलरली हो जाएगा, फ्रेंडली तो होगा नहीं, माइजरली या लवली भी नहीं होगा। तो एरुडाइट मतलब पढ़ा लिखा, एरुडाइट को एडुकेटेड से रिलेट कर लीजिए, ठीक है। ई और डी, एरुडाइट जो पढ़ा लिखा है, जो एडुकेटेड है वही एरुडाइट है, फाइन।
चलिए, आज की क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, अगर आपको उनका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। प्लस थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू आप सभी को कि आप सबने पूरे सेशन को अटेंड किया। और अब आपको भी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप भी एक छोटा सा थैंक यू का मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और क्लास को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के अगले सेशन में अगले ही दिन। थैंक यू।